लोग देखते हैं बच्चों प्रोबेबिलिटी। क्या चीज़ देख लें? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट्स ये क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ए इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज टू इवेंट ए। इवेंट ए के फेवर में कितना केसेज हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या तो केसेज लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। और नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस को हम लोग क्या से नोट कर सकते हैं? एम से, और टोटल को एन से। या तो ऐसे भी लिख सकते हो कि ए के फेवर में कितना जो एलिमेंट है दैट इज एन ए। और जानते हो ना टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कहाँ से आता है? सैंपल स्पेस से। तो सैंपल स्पेस में जितना भी एलिमेंट है वो चीज़, ये प्रोबेबिलिटी का क्या होता है? डेफिनेशन होता है ना। फॉर्मूला ये अप्लाई करना है। दूसरा चीज़ क्या है, क्योंकि ये 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन देगा या तो 1 मार्क्स में, है ना। सेकंड क्या चीज़ है इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, सबसे इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है आपके सैंपल पेपर में। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ए। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, ये चीज़ है ये। तो ये जो होता है पी ए बार या पी ए डैश, ये 1 माइनस पी ए होता है। तो इस फॉर्मूला को जरूर याद रखना। जो भी क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका सेक्शन सी में प्रोबेबिलिटी का, उसमें यही फॉर्मूला मैक्सिमम यूज़ किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पी ए डैश इक्वल टू 1 माइनस पी ए। समझ आ रही बात? कोई दिक्कत? तो जो भी क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का यही फॉर्मूला से हो जाएगा। अब इसको निकालने के लिए, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज निकालने के लिए आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज़ करना पड़ सकता है कि नहीं? सैंपल स्पेस आप लोग निकालने जानते हो, जैसे क्या? अरे अगर मान लो, अगर हम लोग किसकी बात कर लें? सैंपल स्पेस की बात कर लें प्रोबेबिलिटी में, सैंपल स्पेस, तो आपको तो इतना पता होना चाहिए कि अगर 1 कॉइन को टॉस किया जाता है तो सैंपल स्पेस केवल h, t होगा। अगर 2 कॉइन्स को टॉस किया गया तो क्या होगा भैया? h, ht, th और tt। अगर 3 कॉइन्स को टॉस किया गया तो सैंपल स्पेस h, hht, hth, thh। अब 2 टी ले लो, 2 टेल, टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल और तीनों टेल। मतलब इसमें कितना एलिमेंट्स आया? 8 एलिमेंट आया। अगर मान लो n कॉइन्स रहता तो आउटकम्स जो होता टोटल, वो आउटकम्स कितना हो जाता? 2 पे पावर n। क्या तुम लोग को डाइस के बारे में तो ऑलरेडी पता है। अगर मान लो एक डाइस को थ्रो किया, 1 डाइस, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 ये आएगा। अगर 2 डाइस को थ्रो करते हो तो सैंपल स्पेस में 1 1 से स्टार्ट होता है और टोटल 6 6 तक जाता है। और नंबर ऑफ आउटकम्स जो हो जाएगा आपका, आउटकम्स कितना है? 6 पे पावर 2, 36। क्या तुम लोग को डाइस के कार्ड्स के बारे में पता है?
कार्ड्स में टोटल कितना होता है 52 कार्ड। रेड कलर का कितना होता है 26। ब्लैक कलर कितना होता है 26। अब रेड कलर में भी क्या होता है, इसमें हार्ट होता है और क्या डायमंड होता है ना, डायमंड हार्ट। इसमें भी 13 और इसमें भी 13। ब्लैक कलर में क्या होता है स्पैड और क्लब, क्लब होता है। इसमें भी 13 और इसमें भी 13। अब ये 13 कार्ड में क्या क्या होता है, जैसे एस कार्ड होता है, नंबर कार्ड होता है। एक कहाँ से स्टार्ट होता है 2 3 4 से लेकर के 9 10 तक, 10 भी रहता है ना। और उसके बाद 3 फेस कार्ड होता है जे के क्यू। तो 13 हो गया। देखो कितना यहाँ से यहाँ तक कितना नंबर कार्ड्स हो गया जी, ये हो गया नंबर कार्ड्स, कितना हुआ, और ये हो गया एस, और ये हो गया इसको बोलते हैं फेस कार्ड। ठीक है, तो टोटल एस कार्ड कितना होगा 4। हर एक में 4 4 होगा, एक एक होगा तो 4 हो गया। ये कितना है बोलो, 2 से लेकर के 10 तक 9 हुआ ना जी। तो नंबर कार्ड्स 9, 9 चौक कितना 36। फेस कार्ड कितना 3, 4 तिया कितना 12। तो ये सब भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग लिख लेना बाद में। चलो देखते हैं कितने लोगों का आता है, आगे करें। एल्जेब्रिक फार्मूला है क्या, इसमें है ना, जैसे क्या पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या चीज़ है, इसको क्या पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ आइदर इवेंट ए और इवेंट बी। ठीक है, और इवेंट बी, इससे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन दिया था ना कुछ ऐसा कि निकाल 5 नंबर का क्वेश्चन, इसमें इस फॉर्मूला से बना सकते हो। एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी दिया था, है कि नहीं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला में। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में यही क्वेश्चन जहाँ पी है वहाँ एन हो जाता है। तो एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में सेट थ्योरी में भी सेम फार्मूला यूज़ होता है। दूसरा चीज़ क्या पूछता है कभी कभी, देखो अगर आपसे पूछा पी ए यूनियन बी का डैश, तभी डैश वाला फार्मूला लिखा था ना, तो क्या लिख दोगे 1 माइनस पी ए यूनियन बी। और क्या पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन, देखो यहीं से पूछ रहा है सब। ये इंटरसेक्शन बी का डैश कॉम्प्लीमेंट नॉट हैपनिंग, 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है क्या। अच्छा ये भी पूछ रहा है भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। तो डी मॉर्गन्स लॉ याद है क्या, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है कि ए डैश यूनियन बी डैश बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी का पूरा डैश। और अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यहाँ क्या हो जाएगा यूनियन। अब देखो पूछा जा रहा है एग्जाम में ये वाला चीज़ है ना, ऐसा लिख करके। तो अब इसको आगे क्या लिख सकता है, आगे इसको 1 माइनस लिख सकते हो ना। तो ये तो डी मॉर्गन्स लॉ हो गया। तो देखो अगर मान लो पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, तो आप इसको पहले कैसे लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखेगा पी ए यूनियन के जगह क्या कर दो इंटरसेक्शन और पूरे का डैश, और इसको फिर क्या कर दो 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसको क्या लिख सकते हो पी ए
ओनियन बी का पूरा डैश, और इसको क्या लिख सकता है 1 माइनस पी ए ओनियन बी, लिख सकता है कि नहीं। कभी कभी क्या पूछ लेता है, वेन डायग्राम को भी समझ लो, क्योंकि मान लो कुछ नया चीज़ पूछा तो फॉर्मूला बनाने आना चाहिए। तो फॉर्मूला यहाँ मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, इसको रिवीजन कर लेना, देख लो बढ़िया से समझ लो, ये तुम्हारा लास्ट रिवीजन है, उसके बाद कल भी करा देंगे कुछ। ये हो गया सेट ए और ये हो गया तुम्हारा सेट बी। ये वाला जो पार्ट है दिस इज इंटरसेक्शन, ये ए इंटरसेक्शन क्या है बी, और ये जो पूरा पार्ट है ये आपका हो गया ए यूनियन बी। लेकिन ये वाला खाली जगह कौन सा है, ये केवल ये ओनली ए। तो ओनली ए को कैसे निकाला जाए, ओनली ए, यानी इसको ऐसे भी लिख सकता है, क्या जानता है, ए माइनस बी। आधे सेट थ्योरी में पढ़ा है ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए भी एक सेट है जिसमें एलिमेंट रहता है, केवल ए का, बी का एलिमेंट नहीं रहेगा। तो ये पूरे ए में देखो, ये जो पार्ट है इसमें बी भी शामिल है, तो पूरे ए में से बी माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत होगा नहीं। तो कल को अगर ए माइनस बी पूछा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, तो आप इसको ऐसे लिख दो, पी ए में से, ये पूरे ए में से इसको माइनस कर दो, पी ए इंटरसेक्शन बी। और मेरे को उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी है, किसी में है ये, ठीक है, आ रही बात समझ में। ये क्या है, ओनली बी, ओनली बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ओनली बी। ओनली बी का मतलब बी माइनस ए, यानी पी लगा दें तो पी बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन ए, है ना। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी लिखा गया है, ये क्या है चीज़ें बताओ, ये इंटरसेक्शन बी डैश, यही तो है ये का मतलब ये पूरा हुआ, ये का मतलब पूरा एरिया। देखो यहाँ रफ में बताते हैं, इधर ये हुआ और ये बी हुआ, ठीक है। तो बोला है बी डैश मतलब बी को छोड़ करके पूरा एरिया, है ना, पूरा दुनिया बी को छोड़ करके, सेट बी को छोड़ दो, इधर भी ना, इसको भी छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। अब ये के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो ये कौन सा है, ये पूरा क्षेत्र है। अब इसको अगर मैं ऐसे डार्क करूं तो इंटरसेक्शन मतलब ओवरलैपिंग पोर्शन कौन सा है, केवल ये है कि नहीं। तो इसको भैया पी ए इंटरसेक्शन बी डैश भी लिखता है, और इसी तरह ये पी बी माइनस ए को क्या लिखेगा, पी बी इंटरसेक्शन ए डैश। और आपका सैम्पल पेपर में ऐसा लिखा हुआ है, क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर में लिखा है वो आपका इस तरह से लिखा हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मतलब हुआ केवल ये, केवल ये। तो इस चीज़ पे आपको फोकस करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, कोई दिक्कत। प्रोबेबिलिटी से 1 नंबर में एक क्वेश्चन देता है सैंपल स्पेस लिखने, और सैंपल स्पेस दिया है लिखने के लिए, वो मैंने बता दिया, जैसे कॉइन का दिया दे सकता है ना। एक क्वेश्चन दिया था सैंपल स्पेस, मान लो लिखना है ऐसे कि अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आता है, और हेड अगर आया तब फिर डाइस को थ्रो करेंगे, और अगर टेल आया तो कॉइन को टॉस करेंगे दूसरे बार में। तो हेड आया तो डाइस को थ्रो करेंगे, तो सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगा, H1 H2, और जब टेल आएगा तो कॉइन को टॉस करेंगे फिर। तो टेल आया मतलब पहला एलिमेंट टेल रहेगा, अब दूसरा क्या रह सकता है, H भी रह सकता है, T भी रह सकता है, तो TH या TT होगा। तो इस तरह से सैंपल स्पेस आपको लिखने के लिए दिया जाएगा, और प्रोबेबिलिटी का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ये हो जाएगा। समझ आ रही बात, कोई दिक्कत है नहीं। चलो देना बुक, कुछ क्वेश्चन करते हैं, निकालो।
ठीक है, एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन करवाते हैं केवल, जो पॉसिबिलिटी है आने का। देखो देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा सैंपल सेट में भी दिया है। या कॉइन इज टॉस्ड, या कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस है दिया हुआ, देखो। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। है कि नहीं है, बोलो। एक कॉइन को 2 बार टॉस किया गया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सैंपल स्पेस लिखेंगे। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, HH, TH, HT और क्या होगा, TT। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, एक इवेंट मान लो जिसका प्रोबेबिलिटी लिखना है, उसका इवेंट मान लो, क्या लेट कर लो, ये मान लो इवेंट को। क्या है इवेंट? गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो डायरेक्ट क्या लिख दो, इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो अब बताओ इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा सैंपल स्पेस का, क्योंकि इवेंट जो होता है वो सैंपल स्पेस का सबसेट होता है, मतलब इसी का पार्ट इवेंट में लिखा जाता है। ठीक है, बोला एटलीस्ट वन हेड, मतलब एक या एक से ज़्यादा हेड। तो देखो मतलब जिसमें जिसमें हेड दिख रहा है ना, उसको लिख दो। तो HH, TH में भी और HT। अब देखो इवेंट ए के फेवर में 1, 2, 3 एलिमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल केसेस बटे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ से देखो NS हो गया 4 और NA हो गया कितना, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए NA बटे कितना रे, NS, तो 3 बटे कितना हो गया, 4। सैंपल पेपर में जो दिया है शायद यहाँ एटलीस्ट वन हेड की जगह एटलीस्ट वन टेल लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। अगर मान लो बोल देता एटमोस्ट क्या चीज़, वन हेड, यही बोलता मान लो एटमोस्ट वन हेड, तब एक से ज़्यादा हेड। अच्छा, एक से ज़्यादा हेड का मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी हेड नहीं रहेगा तब भी चलेगा, तो सैंपल स्पेस तो वही रहेगा, लेकिन इवेंट जो है मान लो B इवेंट हो गया, ये मान लो इसमें भी, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, एटमोस्ट वन हेड, मतलब ये वाला भी चलेगा TT, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड। ज़्यादा से ज़्यादा एक आम दो, इसका मतलब क्या समझा, कोई भी आम नहीं देगा चलेगा, ये नहीं, इन्होंने बोला कम से कम एक। क्या मुरारी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपया चाहिए, मतलब 1 भी रुपया नहीं देगा तो चलेगा, है ना। तो इसमें TT भी आ जाएगा, TH में तो एक हेड है और HT में, तो यहाँ भी कितना एलिमेंट हुआ, 3 हुआ, तो यहाँ भी प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, NA बटे NS 3 बटे 4। यहाँ भी प्रोबेबिलिटी कितना हो गया जी, 3/4। क्या हुआ, हाँ अभी मुस्कुराहट आएगा। हाँ
तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड लेना है, तो 2 हेड वाला लिए हैं क्या? नहीं लिए हैं। हाँ, बोला ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपया तुमको चाहिए, 1 टका नहीं देंगे। हाँ, ज़रूरी थोड़े तुमको सोचना है, आप पॉसिबल आउटकम्स लिखना है, ज़रूरी नहीं सोचना आपको, पॉसिबल आउटकम्स लिखना है। चलें दूसरा क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन देखो, बात नहीं करो। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम या वेल सफल्ड डेक ऑफ, जिसको नहीं पढ़ना है वो चले जाओ, लेकिन बात नहीं करो, ठीक है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द कार्ड ड्रॉन विल नॉट बी एन एस कार्ड। इसमें बोला क्या, प्रोबेबिलिटी निकालो किसकी, जब ये एस कार्ड नहीं होगा। तो क्या करो जानता है, एस कार्ड होने का प्रोबेबिलिटी निकाल दो और 1 माइनस कर दो। तुम लोग एक चीज़ बताओ, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? कितना कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है? 1 ठो। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, मैं बोला था इसको एंड से मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मान लिया करो। 52 में से कितना कार्ड निकाल रहा है? 1, तो 52C1 हो गया। 52 कार्ड्स में से 1 कार्ड सेलेक्ट किया, 52C1। भले ही इसको सॉल्व करके 52 आएगा। क्यों 52 आएगा? NC1 इक्वल टू क्या होता है? N होता है। आप देखो प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन विल नॉट बी एन एस कार्ड। तो एक काम करते हैं हम लोग, इवेंट ये जो लेते हैं, एस कार्ड ले लेते हैं ना। क्या ले लिया? इवेंट ऑफ एस कार्ड, ठीक है। तो बताओ m बराबर क्या होगा? टोटल एस कार्ड कितना है? टोटल एस कार्ड कितना होता है जी? 4। 4 में से कितना निकलेगा? 1, मतलब 4C1। तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी आ गया P ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड, वो m बाय ए बराबर 4 हो गया ना, m बाय n। तो P ए बराबर 4 बटे कितना? 52। m का वैल्यू 4, n का वैल्यू 52, तो 1 बटे कितना हो गया रे? 13। लेकिन ये नहीं पूछा आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन एस कार्ड, नॉट एन एस कार्ड क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस कार्ड, तो 1 माइनस पी ए हो गया। ये पी ए बार इसको लिख दो, पी ए बार इक्वल टू, तो पी ए बार इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? देखो 1 माइनस पी ए होता ही है, तो 1 माइनस 1 बाय कितना? 13। कितना आंसर आ गया जी? 12/13। तो ये भी अगर लैंग्वेज में पूछा नोट वाला, तो क्या करो, मतलब डायरेक्ट निकालो, उसके बाद 1 में से उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है, बन जाएगा। चलो आगे बढ़ें। तो ये सारे क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है 3 मार्क्स में भी या तो 1 मार्क्स में भी, सॉरी 2 मार्क्स में, 2 या 3, 1 का तो है ही नहीं ना, 2 मार्क्स में भी दिया जा सकता है।
जैसे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, देखो ये 2 मार्क्स में, या डाइज थ्रोन repeatedly until या 6 comes up. What is the sample space for this experiment? What is the sample space for this experiment? क्या ये क्वेश्चन है, याद आ रहा है? इस तरह का है ना सैम्पल पेपर में। बोला एक डाई को थ्रो किया गया, बोल रहा है तब तक आप थ्रो करते रहो जब तक 6 नहीं आ जाता है। मतलब इनफाइनाइट तक चला जाएगा सैम्पल स्पेस। कैसे? मान लो 1 आया, पहले बार थ्रो किया डाई को, 1 आ गया, तो फिर से थ्रो करोगे ना? फिर से थ्रो किया, मान लो 6 आया, चलो ठीक है, रोक दिया ना? रोका कि नहीं रोका? मान लो यार 1 आया पहला थ्रो में, दूसरा थ्रो में क्या आया? 2 आ गया, उसके बाद 6 आया। अच्छा, ये दूसरा थ्रो में आपका 3 भी आ सकता है, तब 6 आया। दूसरा थ्रो में आपका 1 भी आ सकता है, जैसे पहला थ्रो में 1 आया, दूसरा में भी 1 आया, तब 6। भले ही इसको यहाँ लिखते कोई बात नहीं, इधर उधर चलेगा। अगर 1 आया, पहला थ्रो में 1 ही आया, दूसरा थ्रो में फिर 1 2 3 4 इस तरह हो रहा है, 4 आया तब 6 आया, 1 आया, 5 आया तब 6 आया। अच्छा 6 आ जाएगा तो रुकिए जाएंगे, 6 नहीं आएंगे, बढ़ते रहना है। मान लो अब क्या हुआ, पहला थ्रो में 1, दूसरा थ्रो में भी 1 आया, फिर फेंका तब भी 1 आया, उसके बाद आया 6। तो इस तरह से सब नहीं लिख सकते हो, इनफाइनाइट तक जाएगा। इनफाइनाइट तक नहीं, कहाँ तक जाएगा? लास्ट में ऐसे आ जाएगा, पहले थ्रो में ही क्या आ जाए? 6 आ जाए, तो लास्ट में ऐसे सोचो 6 आ गया। आ रही बात समझ में? क्या आ गया? 6। तो इस तरह ये सैंपल स्पेस होगा। क्या होगा? सैंपल स्पेस इसी तरह हो जाएगा। देखो थोड़ा सोचो, राइट? कोई दिक्कत नहीं? क्वाइन वाला एक क्वेश्चन कर देते हैं, इससे तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद प्रोबेबिलिटी का आपसे क्वेश्चन ही नहीं छूटेगा। देखो एक क्वेश्चन, या क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक क्वाइन को कितने टाइम्स टॉस किया गया? कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। पहला क्या है? नो हेड अपीयर, नो हेड अपीयर्स, एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स। तीसरा क्या है? एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स, एटलीस्ट 2 हेड अपीयर। ठीक है? उसके बाद क्या करना है? सबके लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है। फाइंड the probability for above events,
सभी के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक, आप देखो जब 3 कॉइन को टॉस करेगा तो सैंपल स्पेस क्या होगा, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, और क्या होगा बोलो, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी, ट्रिपल टी। पहला पार्ट जैसे ए बोला है, क्या देखो ये क्या बोला है, नो हेड अपीयर्स, कितना है जिसमें एक भी हेड नहीं है, केवल एक एलिमेंट है, टी टी टी। यहाँ देखो एन एस जो हो गया तुम्हारा वो 8 हो गया क्या जी, तो यहाँ एन ए इक्वल टू कितना हो गया 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर क्या हो गया एन ए बटे एन एस, यानी 1 बटे कितना 8। दूसरा पार्ट में बोला है बी क्या है, बी इवेंट क्या है, एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर, किसमें एक एक हेड है, एक ही हेड है, 2 ठो है ना, जिसमें एक ही हेड है, टी टी एच एच टी टी, 2 है ना, एक ही हेड वाला, एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर, एग्जैक्टली 1 मतलब एक ही तो हेड रहना चाहिए। यहाँ कहाँ है, अच्छा एक और है ना, हाँ हाँ ये बात सही बोला, टी एच टी, 3 टू है, हाँ। तो एन बी इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट बी क्या हो जाएगा 3 बाई कितना रे 8। नेक्स्ट लास्ट है एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स, मतलब कम से कम 2, तो 2 वाला ले लो पहले, 3 ठो ये हो जाएगा एच एच टी, टी एच एच, एच टी एच और एच एच एच, एटलीस्ट 2 हेड मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, तो एन सी बराबर कितना हो गया 4, 5 है 4, 1 अरे गड़बड़ कर दी, 4 है ना, 1 2 3 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो गया 4 बाई 8, मतलब 1 बाय 2। तो ये एटलीस्ट वगैरह पर ध्यान देना है ना, क्योंकि कॉइन से क्वेश्चन दिया है, तो मतलब अगर सैंपल सेट से नहीं दिया तो ऐसा क्वेश्चन दे सकता है ना। हाँ, यूनियन और, तो इसमें यूनियन इंटरसेक्शन कहाँ लेना है, फार्मूला तो अब उसको याद कर लो ना, उसमें कुछ करना नहीं है, उसको लर्न रखो, आया क्वेश्चन सॉल्व कर दो। अभी और कराते हैं यूनियन इंटरसेक्शन का, लो अब वही करवा रहे हैं, अब यूनियन इंटरसेक्शन का ही करवाते हैं। हाँ डैश ना, तो बताया ना पी ए डैश, क्या बताया आपको, बस इतने ध्यान रखना है, पी ए डैश बराबर 1 माइनस पी ए। अब ये के जगह कोई भी बैठेगा 1 माइनस वही होगा, है ना। जैसे एक क्वेश्चन है, मान लो इसको कैसे कर सकता है, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, बात नहीं करो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ किंग और क्वीन। ये या तो किंग होगा या तो क्या होगा क्वीन होगा। ऐसा ही क्वेश्चन तो है सीट में, आधारक और वाला, तो इसको इस फॉर्मूला से भी कर सकते हो। कौन सा, पी ए यूनियन बी इक्वल टू
पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब और होता है ना, क्या होता है इसका मतलब और होता है ना। या कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड। सबसे पहले तुम पॉसिबल आउटकम्स लिख लो, टोटल पॉसिबल आउटकम्स दैट इज n इक्वल टू 52c, क्योंकि एक ही कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है, दैट इज 52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ किंग। तो ए को मान लो किंग, दो इवेंट मान लो, ए को किंग मान लिया, बी को मान लो क्वीन, ठीक है। बी को क्या मान लो, क्वीन। तो अब ये दोनों डिसजॉइंट इवेंट है, कोई कैसे किंग और क्वीन एक साथ कभी आएगा क्या। जैसे यहाँ ऐसा देता ना किंग एंड रेड कार्ड, तब फिर लगता, तब हो जाता है कि नहीं। यानी ये डिसजॉइंट सेट है। इस केस में क्या जानता है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। जैसे तुम ये लिखेगा, ए लिखोगे ना भैया, किंग में कितना कार्ड, किंग में कितना कार्ड है, एन ए बराबर 4 कार्ड होगा ना, तो 4 में से एक ले लिया, 4 आया। क्वीन एन बी कितना कार्ड, 4 आया। अब अगर मैं बोलूँ ये इंटरसेक्शन बी, मतलब कोई ऐसा कार्ड है क्या जो क्वीन और किंग दोनों है, एंड का मतलब एक साथ, ऐसा कोई कार्ड है कि जो किंग और क्वीन दोनों है, नहीं है ना, तो ये तो 5 हो गया। तो जब हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे पी ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या होगा, पी ए प्लस पी बी प्लस, है ना, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लगाएंगे। और आपको यही निकालना है, ये चीज़ निकालना है। पी ए बराबर देखो 4/52 प्लस पी बी बटे बराबर बताओ 4/52। और अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 है तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 0। तो 4/52 मतलब बोले तो 1/13 प्लस 1/13 बराबर 2/13। आई बात समझ में क्या। अगर यहां पर ऐसा कर देता भैया किंग और रेड कार्ड, जैसे समझ लो बात को, अगर मान लो बोल देता किंग और क्या, रेड कार्ड, कौन है, अगर बोल देता, बैठना बोल दो, अगर बोल देता किंग और रेड, सोचो अगर क्या बोलता, किंग और रेड बोलता, तो ए को किंग ले लिया, बात नहीं करो, और बी को क्या ले लिया, रेड। तो सोचो एन ए बराबर क्या होता भैया, 4C1। एन बी बराबर क्या होता, कितना रेड कार्ड होता है, 26 होता है। इधर ज़्यादा जरूरी समझना है, ऐसा दिया है क्वेश्चन सैंपल पेपर में, 26 में से एक लिया। लेकिन अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी भी तो होगा, जो किंग एंड रेड दोनों हो, वो किंग एंड रेड। तो ये इंटरसेक्शन बी मतलब प्रोबेबिलिटी इसका एन बी, नंबर लिख रहे हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी, कितना कार्ड है जो किंग भी और रेड भी है। रेड में कितना किंग है, रेड कार्ड में दो है ना जी, एक डायमंड वाला और एक हार्ट वाला, तो ये 2 हो गया। तो अब देखो इसमें नंबर आया, यहाँ पर नंबर क्या था, ये इंटरसेक्शन भी क्या था, 5 था, लेकिन यहाँ 5 नहीं है, 2 है। तो इस केस में क्वेश्चन क्या होगा, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितना आया भैया, 4, ये कितना आया, 26। तो 4/52, क्योंकि एक ही कार्ड ड्रॉ हो रहा है, 26/52। और यहाँ देखो, यहाँ प्रोबेबिलिटी लिखता है ए यूनियन बी का, ए इंटरसेक्शन बी का,
तो 2 में से 1 काट लिया, 2c1 बराबर कितना 2। तो ये क्या हो गया 2 बटे कितना, अच्छा प्रोबेबिलिटी, सॉरी यहाँ गड़बड़ किया, एन ये इंटरसेक्शन भी क्या होगा 2c1, मतलब कितना आ जाएगा 2। तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी 2 बटे कितना 52। अब जोड़ दो, ऊपर जोड़ो, एलसीएम 52 ही आएगा। तो 24 और 26 30, 30 में 2 गया 28, 14 बटे कितना 26, 7 बटे कितना 13। तो ध्यान में रहेगा ये चीज़ क्या, और ऐसा भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तुमको सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट पार्ट इसका जो क्वेश्चन देता है थोड़ा सा देखो। नहीं कल नहीं बताएंगे, कल बताएंगे, कल पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ख़त्म कर देंगे। मतलब कौन कौन सा, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला और एलिप्स, चारों ख़त्म हो जाएगा। हाँ क्या है 15, तो वीडियो देखो ना उसका, अपलोड वीडियो देख लिया, हाँ अपलोड कर दिया हो ना, अच्छा तो बता देंगे अलग से। क्वेश्चन नंबर देखो ये दिया है कि एफ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स सच दैट पी बराबर 1/4, पी एफ बराबर 1/2, ऐसे क्वेश्चन दे रहा है। पी ई एंड एफ बराबर 1/8, फाइंड करो पी ई बट नॉट एफ, दूसरा पी एफ बट नॉट ई। ठीक करें, आसान है। पी ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बट नॉट एफ, इसका मतलब हो गया पी ई इंटरसेक्शन एफ बार। हाँ एफ का यहाँ डैश भी लिख सकते हो, डैश और बार एक ही चीज़ है। तो ये क्या होता जानता है, पी ई माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, अभी लिखा था पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लिखा था। तो यहाँ ई एफ में दिया है, बोलो पी कितना है रे 1/4 माइनस 1/8, एलसीएम 8 हो गया, 2 - 1 1/8 आया क्या। दूसरा पार्ट में बोला है बट नॉट ई, मतलब इंटरसेक्शन ई डैश, यानी पी एफ माइनस पी एफ इंटरसेक्शन ई। पी एफ का वैल्यू 1/2 माइनस इसका वैल्यू 1/8, एलसीएम 8 हो गया, 4 - 1 3/8। तो 5 नंबर में इसी तरह तो 5 क्वेश्चन पूछ रहा है, 5 मार्क्स में इसी तरह 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हो गया क्या, क्वेश्चन आगे देखो।
जैसे क्वेश्चन क्या दिया है, इफ ई एंड एफ आर इवेंट्स, अगेन यहाँ ई और एफ में दे दिया, सच दैट पी बराबर 1/4, पी एफ इक्वल टू 1/2 एंड पी ई एंड एफ बराबर 1/8। फाइंड करना है पी ई और एफ, दूसरा में बनाना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ। देखो 4-5 क्वेश्चन देता है ना, 2 क्वेश्चन किस तरह देता है वो तो कर ही लिया, 2 यहाँ पर आप देखो क्या ये पी ई और एफ का मतलब हुआ पी ई यूनियन एफ, और फॉर्मूला होता है पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। पी गिवन है 1/4, पी एफ गिवन है 1/2 माइनस ई इंटरसेक्शन एफ 1/8। एलसीएम आ गया 8, यहाँ 2 + 4 - 1 5/8। इसका मतलब क्या हुआ, नॉट ई का मतलब ई डैश, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और नॉट एफ मतलब एफ डैश। पहले डिमॉर्गन्स लगा लो, है ना। पी ई यूनियन एफ, इंटरसेक्शन को यूनियन बना दिया डैश, ठीक है। अब लिखोगे जब पूरा पर डैश रहेगा तब भी 1 - लिखना, यहाँ दोनों पे डैश है, ऐसा मत कर देना गलती। तो 1 - पी ई यूनियन एफ, 1 - 5/8 कितना आ गया, 3/8 आया कि नहीं आया। मान लो आपसे पूछ देता ये चीज़, नेक्स्ट देखो यहाँ पर नॉट ई, एंड के जगह लिख देता और नॉट एफ। इसका मतलब हुआ पी ई डैश, और का मतलब यूनियन नॉट एफ। आई बात समझ में, नॉट एफ। तो क्या हो जाएगा, फिर से देखो अलग अलग पे दोनों पे डैश है, यूनियन को इंटरसेक्शन में बदल दो, बदल दिया, डैश लगा दिया, 1 - पी इंटरसेक्शन एफ बराबर 1 - पी इंटरसेक्शन एफ 1/8 गिवन है, तो 7 कितना आ गया